हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग टोटल करीब 200 प्रश्नों को कवर करेंगे और आज हमारा यह पार्ट 1 है और इसमें हम लोग 95 प्रश्नों को कवर करेंगे। बाकी के जो शेष प्रश्न रह जा रहे हैं उनको हम लोग दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। तो ध्यान से सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, पहले मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये रहा चारों ऑप्शन। ये प्रश्न जो पूछा गया है 53वीं 55वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ कब था? तो 1929 में हुआ था। ध्यान रखना आपको, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद अभी वर्तमान में हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में है। तो फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है आपको। तो संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करना है। तो और यहाँ लिखा है कि सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ये क्रम से सजाना है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर है? भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो क्रम होगा सही वो क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा ये सार्वभौमिक, उसके बाद बात करें तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने संपूर्ण आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, सामान्य विज्ञान और उनको सेपरेट वीडियो में हमने फिजिक्स को अलग कवर किया है, केमिस्ट्री को अलग किया है और बायोलॉजी को अलग कवर किया है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसको जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये साधारण बहुमत होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखिएगा, साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत जो है ये मौलिक अधिकार हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि भारतीय संविधान, और फ्रेंड्स मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी मैं आंसर बता रहा हूं वो बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है वही मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? एक्चुअली क्या है ना कि बहुत लोग पहली बार दे रहे हैं बीपीएससी,
तो उनको बीपीएससी का अंदाज़ा नहीं है कि बीपीएससी में एक से ज़्यादा आंसर भी रहता है, तो वो लोग बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, वो क्वेश्चन रॉन्ग है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 क, ठीक है, अनुच्छेद 21 क ध्यान रखिएगा, जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो देखिए, इसमें से जो मौलिक अधिकार है वो सूचना का अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार भी है। क्लियर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क, ठीक है, याद रखिएगा, 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को जो है वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें तो सूचना का अधिकार भी, ठीक है, सूचना का अधिकार जो है ये भी अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है। तो ये एक से ज़्यादा इसका आंसर हो रहा है, तो दोनों जो है अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है, आपको पता है। उसके बाद अगर बात करें कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो ये भी है, दोनों हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये किस अनुच्छेद में है? 39 घ में है। और समान नागरिक संहिता जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया है किसके अंतर्गत? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी मैंने बताया कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, मिनी संविधान, लघु संविधान, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है। अगर बात करें हम मौलिक कर्तव्य की, क्लियर है, तो इसको रखा कहाँ गया है? तो भाग 4 क में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क के तहत इसको रखा गया है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 51 क। क्लियर है? कहाँ से लिया गया है इसको? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपने शक्तियों का प्रयोग सीधा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो अनुच्छेद 65 के अनुसार, ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उसके न रहने पर भी अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति की कृतियों को संपादित करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम उनका बताना है। तो देखिए, अगर बात करें हम कि व्यक्ति के रूप में इनका क्रम क्या था, तो व्यक्ति के रूप में जो इनका क्रम था वो 12वां था, ठीक है, व्यक्ति के रूप में इनका जो क्रम था वो 12वां था। लेकिन अगर हम ये राष्ट्रपति का क्रम हम अगर बात करें तो ये 13वां था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, और ये कब से राष्ट्रपति रही थी बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब से कब तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 111, ठीक है, अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। 18 नंबर देखिए,
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? उपराष्ट्रपति के रूप में इनका क्रमांक आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर व्यक्ति के रूप में बात करेंगे तो इनका क्रमांक 12वां था, ठीक है फ्रेंड्स, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में इनका क्रमांक 13वां था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है इनका क्रमांक जो था, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करिए उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी। और अगर क्रम पूछे व्यक्ति के रूप में तो उनका क्रम जो है 13वां है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के रूप में पूछे तो उनका क्रम जो है अब 14वां है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? और फ्रेंड्स इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, खास करके ये जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन सबको देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सी अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे, बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है? महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो कोई भी व्यक्ति अगर सदन की जो है परमिशन के बिना लगातार जो है कितने दिनों तक बाहर रहता है? 2 माह, कहीं कहीं आपको 60 दिन भी मिलेगा, ठीक है। सदन की कार्रवाई में अगर ये अनुपस्थित रहता है तो उसका जो है पद जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, क्लियर है, इसकी कभी जो है समाप्ति नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य जो हैं, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं, क्लियर है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उसके सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं यही तो है, होते हैं राज्यसभा का सभापति, और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा के उपसभापति प्रेजेंट टाइम में कौन है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न बन सकता है। हाल ही में दोबारा चुने गए हैं वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बताइए कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सरासर गलत है, केवल और केवल लोकसभा में होती है। बाकी जो कथन है बिल्कुल करेक्ट कथन है, ये जो है गलत कथन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धन विधेयक पेश किया जाता है, तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लेखा अनुदान बना है, लेखा अनुदान बना है, तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो देखिए लोक लेखा समिति जो है लोक व्यय पर, लोक व्यय यहाँ मैं लिख देता हूँ व्यय, ठीक है फ्रेंड्स, लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, और टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ये करती है लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, हाँ दिख रहा है आपको चारों ऑप्शन। तो देखिए इसमें से जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007,
ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो इस तरह से ये कथन जो है गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो फ्रेंड्स ये कौन होता है, उस राज्य का राज्यपाल होता है। क्लियर है, उस राज्य का राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154(1) याद रखना है आपको, अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 2 बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। क्लियर है, और अपना त्यागपत्र जो है वो किसको संबोधित करता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानस सपुत्र कौन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा 4 अगस्त 2007, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 4 अगस्त, याद रखिएगा 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में, हरियाणा के मेवात जिले में जो है पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया था। और इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यह अनुच्छेद 352 में, ठीक है फ्रेंड्स। 356 में क्या है, 356 में क्या है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है, तो 360 में जो है फ्रेंड्स, 360 में याद रखिएगा 360 में क्या है, 360 में जो है वो है वित्तीय आपातकाल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। किसके अनुसार की गई है आपको बताने हैं। 36 नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। कब की गई थी, सेम प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो सही आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अब जो है 22 हो गई हैं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये देखिए कब का प्रश्न पूछा हुआ है, 2008 का पूछा हुआ है। क्लियर है, 2008 का ये पूछा हुआ था। तो अब जो है 22 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1997 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो इसकी सिफारिश किसने की थी, सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने की थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1977 में, याद रखिएगा 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा।
भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो फ्रेंड्स ये जो है प्रशासनिक प्राधिकारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों प्रश्न सिमिलर हैं, ध्यान रखिएगा, 2 बार पूछे गए हैं प्रश्न। देखिए एक 60वीं 62वीं और 48वीं 52वीं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये अब 1206 हो गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हुआ, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, 1206 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें से अस्थायी सदस्य जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? जर्मनी नहीं है। क्लियर है? कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है एवं चीन है। और शेष जो ये 10 अस्थायी सदस्य हैं 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। 48 नंबर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका 1 सेकंड भी समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगा, ठीक है? तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहीं कहीं यही पूछा जाएगा, ठीक है? सिन्हुआ न्यूज एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक कहा जाता है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बेंगलुरु में भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। 1 दिसंबर 1965 को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर के दिन इसीलिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया आपको 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। देखिए ये जो है 60वीं 62वीं में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया किसके द्वारा गया था? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित से कौन सा क्रम सही है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है आपको, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से, हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो ये आधारित है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो क्या है? तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची में जो है क्या दिया गया है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
ये जो है इसको 52वां संविधान संशोधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, भूमि सुधार, ये खाली स्थान है, तो फ्रेंड्स ये है राज्य सूची के, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय नागरिकता जो है जन्म के द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या फिर रजिस्ट्री के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्रश्न में पूछा गया है कि नहीं की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो फ्रेंड्स ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये 5 रिट कौन कौन से हैं, तो परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है तथा प्रतिषेध है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले बताइए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कमेंट में पूरा लिखिए, जैसे मैं पूछा हूं कि मौलिक अधिकार का भाग, तो आप सिर्फ भाग 3 मत लिखिए, मौलिक अधिकार वहाँ डैश दीजिए और भाग 3 लिखिए, ठीक है। अब तो मैंने बता दिया। चलिए तो ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए इसका आप आंसर बता दीजिए, ठीक है। मौलिक अधिकार, माफ कीजिएगा, मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, ये भी मैंने बता दिया कि 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो है अनुच्छेद 19 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) क जो कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो अनुच्छेद 19 दिया हुआ है, ऑप्शन ए इस तरह से सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्लियर है। पहले 7 थे मौलिक अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, और यह इसे अब कानूनी अधिकार या फिर कहीं विधिक अधिकार की सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अधिकार परीक्षा को। 68 नंबर है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो फ्रेंड्स ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 जो है राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, बताना है आपको। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, मौलिक कर्तव्य है, तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार अलग है, कर्तव्य ये पूछा गया है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 नंबर देखिए कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है किस नाम से, मौलिक कर्तव्य के नाम से, ठीक है। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, इसमें से बताना है कि मौलिक कर्तव्य जो है कौन सा है। तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। राष्ट्रपति, बताइएगा इस कौन सा कथन इसमें से जो है सही दिया हुआ है। तो सही दिया हुआ है
संसद का हिस्सा होता है, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा, ठीक है। तो विकल्प बी और सी जो हैं दोनों इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61, याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में उपबंधित जो रीति है महाभियोग, इसी के तहत हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो कौन होता है? ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अनुच्छेद 53(1) में, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 79 नंबर देखिए कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो फ्रेंड्स यह है मंत्रिमंडल सचिव। 80 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये निहित किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ये कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बिल्कुल सही है। बाह्य आक्रमण के आधार पर, यह भी सही है। युद्ध के आधार पर, यह भी सही है। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। और अनुच्छेद किसमें है? 352 में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो राज्य का गवर्नर होता है ना, राज्यपाल, उसी के सलाह पर। और ये जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है ये किसमें है? अनुच्छेद 356 में है। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, बिल्कुल सही है, बाकी सारे हैं। और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायाधीश को हटाए, बाकी सारे अधिकार उसके पास है, लेकिन यह अधिकार उसके पास नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे? तो बिहार राज्य से थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। मालूम है आपको? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो ये मुख्य है केंद्रीय सरकार का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75(3) अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो संसद के प्रति। देखिए यहाँ लोकसभा नहीं दिया हुआ है, तो संसद यहाँ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है ये रहती है विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है यह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि यह मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर देखिए कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है, तो हुआ है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है,
इसका इसके अनुसार जो है अनुच्छेद 352 में जो जिक्र हुआ है मैं बता दे रहा हूँ, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 है फ्रेंड्स, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगला पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग बाकी के जो प्रश्न हैं करीब उसमें भी हम लोग 95 प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। आई होप कि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।